ठीक है जी। फूड साइंस में मैंने पहला मास्टर्स किया था, उसके बाद मैंने एमबीए किया पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद मैंने एमएस इंफॉर्मेशन सिस्टम किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। तो ये एक मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जनाब ऑब्वियसली सोशल मीडिया हैंडल जो CSS क्लब, आपने फेसबुक ग्रुप देखा होगा, उसका मैं फाउंडर हूँ। उसको मैंने 2014 के अंदर उसको फाउंड किया था। ये एक बेसिक बैकग्राउंड हो गया, जो एक इंफॉर्मेशन है। अब आ जाए जनाब हमारा जो हमने आज कोर्स स्टार्ट करना है। नॉर्मली मैं एस्ट्रोनॉमी के चैप्टर से स्टार्ट किया करता हूँ जब भी हम कोर्स स्टार्ट करते हैं अपना। लेकिन एस्ट्रोनॉमी के जो आवाज़ बाकी लोगों को आ रही है, और ज़ीशान आपको नहीं आ रही, मैं मैसेज में लिख सकता हूँ साउंड इज़ क्लियर। अच्छा जी, चैट बॉक्स में काइंडली कोई बंदा अगर कहता ना आवाज़ नहीं आ रही, तो उसको काइंडली बता दिया करें कि आसिफा, अगर आपको साउंड नहीं आ रही तो आप अपने एंड पे कोई आपको प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये अच्छा जी। नॉर्मली वी स्टार्ट विद द एस्ट्रोनॉमी, लेकिन आज एस्ट्रोनॉमी के आपके ना मेरे बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे अ, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर। तो आज मैं एक एक डिफरेंट टॉपिक के साथ यहाँ पे आ रहा हूँ। वो जो डिफरेंट टॉपिक है, जो हम क्या करने जा रहे हैं, हम फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है उसके मुताबिक ही हम करेंगे। ठीक है। मैं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। मैं एक अच्छा जी, आप लोगों से हम स्टार्ट करते हैं कि प्लीज लेट अस नो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। अगर मैं आपसे पूछूं चैट में, आप अगर बैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिखें क्या है। एंड दिस इज माय स्टाइल ऑफ टीचिंग कि हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चों के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। जब जारी बात है क्लास का साइज तो वैसे भी थोड़ा जब नॉर्मल होता है तो वहाँ पे चीज़ें और इजी हो जाती हैं। वहाँ पे हम ऑडिबल भी होते हैं एक दूसरे को, और थ्रू ऑडियो भी और थ्रू वीडियो भी हम कम्युनिकेट करते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन ये है कि प्लीज लेट अस नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। Taking required calories to contain proper right amount of all nutrients. Beautiful. जी, जरीक जरार ने जो डेफिनेशन की है, वेरी गुड, वंडरफुल। बैलेंस डाइट इज अ हेल्थी डाइट इंक्लूडिंग ऑल द एसेंशियल। वंडरफुल वंडरफुल। नॉर्मली हम इसको ये बोलते हैं राइट अमाउंट ऑफ आल न्यूट्रिएंट्स। राइट अमाउंट ऑफ ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। ये हमारी, आप क्या कह लें, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन है। अब ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन आप इसको करना है। इसको थोड़ा सा अगर हम लंबा खींचेंगे तो द डाइट विच कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो जाती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि जी राइट अमाउंट एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज द राइट अमाउंट। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अमाउंट क्या होगी। लाइक कोई क्या हम फिक्स नंबर क्वांटिटी, बिल्कुल कि क्वांटिटी कितनी होगी और ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन फ्यू फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है एज। काइंड ऑफ देखें, एक बच्चे की डाइट रिक्वायरमेंट सेम नहीं होगी जो एक बड़े की है। दूसरा फैक्टर आ जाता है आपका जेंडर। मर्द और औरत दोनों की डाइट रिक्वायरमेंट जो है वो सेम नहीं होती। तीसरा फैक्टर आपका आ जाता है हेल्थ कंडीशन। और चौथा आपका आ जाता है वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है। लाइक अगर देखें, एक जो मजदूर है वो तो कुछ चार पराठे भी खा ले तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो आपका एक ऑफिस में काम करने वाला बंदा है, उसके लिए हो सकता है कि वो 2 से 4 स्लाइसेस जो हैं वो भी काफ़ी हों। तो ये 4-5 फैक्टर हैं। तो जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, वी कांट फिक्स के जनाब ये 200 ग्राम चाहिए, 400 ग्राम चाहिए। हाँ, एक रेंज देते हैं कि जी इतने से इतने अमाउंट
ग्राम्स के अंदर या इतने से इतने कैलोरी जो है, लाइक फर्स्ट क्या जो हेल्थी अडल्ट है उसके लिए अराउंड 3000 कैलोरी जो है वो पर डे जो है दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, ये इतनी सफिशिएंट अमाउंट है एक प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए। तो ये आपकी हो गई जब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। अब इसके अंदर सेकंड आपका क्वेश्चन आ जाता है। अहमद थैंक यू, काइंडली जो भी कोई क्वेश्चन करता है ना साउंड के रिलेटेड उनको आप गाइड करते जाएं। अब जब हम बात करते हैं राइट या नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, अब नेसेसरी न्यूट्रिएंट से क्या मुराद है, उसमें सबसे पहले नंबर पे आपके आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं, पहले नंबर पे आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, दूसरे नंबर पे आपके आ गए जनाब प्रोटीन्स, तीसरे नंबर पे आपके आ गए लिपिड्स जिनको हम आम जुबान में फैट एंड ऑयल भी बोलते हैं, फैट एंड ऑयल। ठीक है, चौथे नंबर पे आपके आ गए वाइटामिन्स, पांचवें नंबर पे आपके न्यूट्रिएंट्स जहाँ पे आ गए मिनरल्स, और छठे नंबर पे आपका आ गया वाटर। ठीक है, सो दीज आर द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, ये वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मस्ट हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब इन न्यूट्रिएंट्स में से हर एक पे आगे हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करते हैं, पेपर में एग्जामिनर भी इनके मतलब पूछ लेता है। सबसे पहला आपका आ गया जनाब अभी कार्बोहाइड्रेट्स। एक तो पहली बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, पहले आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद आप इसको इजीली इसके मतलब आप बात कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली हमारे फूड के अंदर जो स्वीट फूड्स हो गए, जो स्वीटनर्स हो गए, इवन स्वीटनर से मुराद आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, लाइक स्वीट से मुराद शुगर जिस तरह हो गई, ठीक है, जिस तरह ग्लूकोज हो गया, जिस तरह आपका क्या कहते हैं लैक्टोज दूध के अंदर मौजूद हो गया, जिस तरह आपका स्टार्च हो गया जिसको हम नाश्ता बोलते हैं, इस तरह एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन होता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले एक चीज को समझना जरूरी होता है कि भाई ये चीज है क्या एक्चुअली, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो नॉर्मली जो मैंने आपको एग्जांपल दी जिस तरह के ग्लूकोज हो गया, ये आमतौर पर चीनी के अंदर ही पाया जाता है या दूध के अंदर भी पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर भी पाया जाता है, दूध के अंदर तो लैक्टोज होता है। फिर शुगर इटसेल्फ हो गई, फिर स्टार्च हो गया, ये तमाम जितने भी आपके सीरियल्स हो गए उनके अंदर स्टार्च या जिसको हम आम जुबान में नशास्ता बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया जनाब कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इसका क्वेश्चन आगे पूछा जाता है व्हाट आर इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, या इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, और दूसरी इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। अच्छा जनाब, अब जब हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की या केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो एक केमिकल कंपोजिशन में याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, बिकॉज दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादातर यही तीन चीज़ें होती हैं। और जब हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम कहते हैं कि ग्लूकोज हो गया या फ्रुक्टोज हो गया या इवन ग्लैक्टोज भी होता है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं मैं करना चाहूँगा, इसका जो फार्मूला है वो है C6H12O6। ठीक है, इनको हम हेक्सोज भी कहते हैं, हेक्सोज। ठीक है, सो दीज आर द कंपाउंड्स, दोज आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक्चुअली इन हेक्सोज से मिलकर बने होते हैं। ग्लूकोज का भी यही फार्मूला है, फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला है। अब आप कहेंगे अगर फार्मूला सेम है तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट कैसे हो सकती हैं, तो उसकी जो केमिकल अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। इनको आइसोमर्स भी कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए थोड़ा सा एडवांस बात हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ तक देखें एक चीज़, आपको अगर कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आता तो या कोई चीज़ समझ नहीं आती काइंडली यू कैन टाइप इन द चैट, मैं चैट साथ साथ पढ़ रहा हूँ, मैं उस पर आपको आंसर कर सकता हूँ। तो जब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की तो सबसे पहले तो आपने उसके एग्जांपल्स देख ली, फिर उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। अब आ जाएंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स के रिलेटेड। जब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो बड़ा ही इजी है। एक हम बोलते हैं उसको मोनोसैक्राइड्स,
मोनोसैकराइड्स, फिर एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइसैकराइड्स, फिर इवन के ट्राई भी हो सकते हैं, लेकिन ओलिगोसैकराइड्स। हम थोड़ा सा, क्योंकि हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उस तरह से नहीं जाते। फिर आपका आ गया पॉलीसैकराइड्स। So these are the major four types of the carbohydrates. आप लोगों को ये समझ आ गई। अच्छा, अब इसको आपने ब्रेक कैसे करना है? ब्रेक जनाब आपने इस तरह से करना है, मोनो मीन वन एंड सैकराइड मीन शुगर। इसका मतलब है वन, और सैकराइड का मीन मतलब हो गया शुगर। इस तरह डाई मीन टू एंड सैकराइड मीन शुगर। ओलिगो यूज किया जाता है 3 से 9 के लिए, और पॉली मीन मैनी, जब 10 से भी ज्यादा, 9 से भी ज्यादा जब आपके मोनोमर्स, मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक ग्लूकोज के यूनिट्स मिलकर कोई बड़ा पॉलीमर बनाएंगे, तो दैट इट इज कॉल्ड पॉलीसैकराइड। उसको हम क्या बोल देते हैं? फिर पॉलीसैकराइड कह देते हैं। अच्छा, मोनोसैकराइड के एग्जांपल्स क्या हैं? अभी हमने पढ़ी थी, ग्लूकोज हो गया और फ्रुक्टोज हो गया। दीज आर कॉल्ड मोनोमर्स। ये मोनोमर्स या मोनोसैकराइड कहलाते हैं। अच्छा, फिर डाइसैकराइड आ गया, जब ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज आपस में, मतलब जब दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, तो ये मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। इसकी आप केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको आसानी की खातिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुक्रोज प्लस यहाँ पे वाटर। केमिकल इक्वेशन इस तरह से बनती है, इसमें से वाटर की अमाउंट भी जो है वो, एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो अब ये देखें, दो मोनोमर्स आपस में जमा हुए हैं, तो ये क्या बन गया? एक डाइसैकराइड बन गया। इसी तरह लैक्टोज भी एक डाइसैकराइड है। ठीक है, माल्टोज भी डाइसैकराइड है। तो डाइसैकराइड की 3 4 फिर एग्जांपल्स हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। इसी तरह अगर 3 से 9 मोनोमर्स, लाइक ये जो हेक्सोज जो हैं, अगर उसके 3 यूनिट जो हैं, या 3 से 9 यूनिट आपसे मिलकर कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देन इट इज कॉल्ड ओलिगोसैकराइड। फिर उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकराइड बोलते हैं। जिस तरह के स्टेकियोज एक एग्जांपल है। अब इसके आपको केमिकल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। फाइनली आई एम गोइंग टूवर्ड्स द पॉलीसैकराइड। पॉली से मुराद है व्हेन हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर्स जॉइन टुगेदर, देन दे फॉर्म अ पॉलीसैकराइड। जब बहुत ज्यादा तादाद में कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में ज्वाइन करते हैं, लाइक जिस तरह हम स्टार्च की बात करते हैं, तो स्टार्च में क्या होता है? ग्लूकोज के हंड्रेड्स ऑफ यूनिट आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक आपका पॉलीमर बनाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ स्टार्च। स्टार्च इज अ सिंगल एग्जांपल पॉलीसेक्राइड की। और भी बहुत सारे ये एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल आपकी आ गई स्टार्च, फिर एक एग्जांपल आपकी आ गई ग्लाइकोजन, फिर एक एग्जांपल आ गई सेलुलोज। ये अक्सर आप पौधों के मतलब दो सुनते हैं कि उनकी सेल वाल वगैरह, या पौधों का जो भी स्ट्रक्चर है वो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज। फिर उसके बाद आपका आ गया काइटिन। ये फंजाई वगैरह की जो सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक हो गया जनाब? अच्छा, अब आपको यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई। ये हो गया आपको टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सोर्सेज। अच्छा, अब ये देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिनको आपने रट्टा नहीं लगाना होता, सोर्सेज। और फिर हम बात करेंगे आगे फंक्शंस की। कुछ चीजें होती हैं, क्लास या ट्यूशन पढ़ने का बेनिफिट यही होता है कि आपको चीज़ों को रट्टाना लगाना पड़े, चीज़ें आपके लिए आसानी हो जाए। सोर्सेज, अच्छा जी, आपको जितनी जी भी मीठी मीठी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, एक तो पहली बात वो याद रखें, जिस तरह पहली ही सिंपल एग्जांपल होगी जी, शुगर आपकी हो गई। ठीक है, शुगर। ठीक है, तो शुगर के अलावा क्या आ गया जी आपका इसमें? एक मिनट जरा।
जी शुगर हो गई, ठीक है। शुगर के अलावा क्या आ गया जनाब यहाँ पे? हम इसके सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं। शुगर के साथ क्या आ गया? आपके सीरियल्स, क्या बोलते हैं उनको हम? सीरियल्स। अब सीरियल्स के अंदर कौन कौन सी आपकी प्रोडक्ट्स आती हैं? सीरियल्स, कोई बताएगा सीरियल्स के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं? सीरियल्स को हम नॉर्मली ये जो वीट, राइस, मेज, बार्ले एंड ओट, दीज आर कॉल्ड सीरियल प्रोडक्ट्स। एक तो ये सीरियल्स हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद आपका आ गया पोटैटो। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है यार, वो मुझे दूसरा वाला वो ला दें काइंडली। ये थोड़ा सा मुझे लगता है ना, इसके मैग्नेटिक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। पोटैटो, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या आ गया जी? सर्टन वेजिटेबल्स। सो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ। अच्छा, अब इसमें हनी भी आ जाएगा, डेट्स भी आ जाएंगी, डेट पाम, ठीक है, या डेट्स भी आ जाएंगी, और पाम सिरप वगैरह भी आ जाएगा। मतलब इसको आप जितना मर्जी बढ़ाना चाहें, ये एक आगे इनके मेजर सोर्सेज। और इन चीज़ों को अब आपको याद करने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है, ये आपको वैसे ही याद रहेंगे। अच्छा जी, आप आ जाए फंक्शंस की तरफ। तो कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शंस आप अगर चैट में लिखना शुरू करें तो, अच्छा देखिए, लेंटिल्स वगैरह वैसे तो कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ के अंदर होंगे। हम देखते हैं कि उसमें मेजर एलिमेंट क्या है। लेंटिल्स जिस तरह होगी या पल्सेस होगी, उसमें मेजर एलिमेंट जो होता है वो प्रोटीन होती है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। लेंटर को आप प्रोटीन के सोर्स पर तो लिख सकते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली उसको नहीं लिखते। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा जी, अभी जरा कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस काइंडली लिखें, शाबाश। फंक्शंस बताएं जरा कार्बोहाइड्रेट्स के। बेसिक फंक्शन इसका क्या है कि ये क्या करते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बेसिक फंक्शन क्या हो गया इनका? ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, इसका मेजर फंक्शन आ गया, पहले नंबर पे ये हो गया। दूसरा ये है स्टोर हाउस, सॉरी, बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं। बॉडी में फंस के जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें आपका जो वो मौजूद होते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। इस तरह जो प्लांट्स हैं उसमें तो स्पेशली बहुत सारा उनका जो मटेरियल है वो होता ही आपका कार्बोहाइड्रेट्स का है। उसके बाद आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ मैनी अदर केमिकल कंपाउंड्स, लाइक जिस तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह हो गए, उनका ये पार्ट होते हैं। फिर ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी हैं। एक्सेस अमाउंट में अगर आपके पास बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स आ गए हैं तो वो आपके ग्लाइकोजन की शक्ल में बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं ग्लाइकोजन की शक्ल में। So these are the major, you can say, the functions of the carbohydrates जो कि हमारी बॉडी के अंदर इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारा जो इसमें नेक्स्ट इसमें एक चीज़ है कि एग्जामिनर यहाँ तक नहीं रहता, वो ये नहीं पूछता कि एक दफ़ा वैसे उसने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट नॉर्मली ये आस्क के जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है अगर इसकी बॉडी के अंदर कमी या ज्यादती हो जाए तो फिर क्या होता है। आपने एक लफ्ज सुना होगा जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, एंड देन देयर वुड बी अ वर्ड हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें फ़र्क बताएंगे आप क्या है, ठीक है। अच्छा, सिंपल, जिस तरह आप ये याद रखें, आपको याद रखने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाइपर, जिस तरह हाइपर टेंशन से हम कहते हैं किसी चीज़ की ज्यादती हो तो उसको हम हाइपर कहते हैं, हाइपो बोलते हैं किसी चीज़ की कमी को। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली 120 to 140 जो है वो मिली मोल के करीब जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट या शुगर चाहिए होती है। अगर उससे कम अमाउंट होगी तो उसको हाइपो कह देंगे, उससे ज़्यादा हो गई तो उसको हाइपर कह देंगे। अच्छा, ये जो लेवल है ये भी डिपेंड करता है फास्टिंग या नॉर्मल या खाना खाने के बाद ऑब्वियसली ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो चेंज होता रहता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं
कि ग्लूकोज की ब्लड के अंदर अगर कमी हो जाए, अच्छा अब इन दोनों के अंदर में से डेंजरस कौन सा है, तो आपको ये याद रखिएगा दो के हाइपरग्लाइसीमिया भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया कैन लीड टू डेथ एज वेल। इससे क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डाई करना शुरू हो जाते हैं जब उनको ग्लूकोज लेवल नहीं मिलता। तो बेहोशी जिसको हम कहते हैं, पहले नंबनेस होती है, बेहोशी वगैरह होती है, फिर उसके बाद इवन के डेथ भी हो सकती है। जिस तरह बॉडी के को जो पैर या कुछ हिस्से सोना शुरू हो जाते हैं। जी आसमा बिल्कुल, फास्टिंग में 70 to 90 होगा, लेकिन खाना खाने के बाद या नॉर्मल रूटीन में आपका वो 120 to 140 भी हो सकता है। अच्छा, अब उसके बाद आपका आ गया कि जनाब हाइपरग्लाइसीमिया क्या है। हाइपरग्लाइसीमिया की दो तीन रीजन हो सकती है। एक तो यह है कि अगर आप सडनली बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक ले लेते हैं तो भी उसको आप हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे कि बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा यह है कि आपकी एक कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। डायबिटीज ये क्या है कि ये एक कांस्टेंट, एक परमानेंट फीचर आपकी बॉडी, एक डिजीज है कि आपकी जो बॉडी है उसमें आपका क्या होता है। नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया इज नॉट कॉज्ड बाय डायबिटीज, ठीक है। परमानेंटली आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। बात अब ये समझें कि हमारी बात शुरू हुई थी कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट के टाइप क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, आप उसके एंड पे साथ ही उसके साथ रेलेवेंट क्वेश्चन आ गया कि कार्बोहाइड्रेट की अगर बॉडी के अंदर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती तो फिर उससे डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं। अब देखें, डायबिटीज इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स, या हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स, बट एग्जामिनर है आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट दिस वन एज वेल एंड अबाउट दिस वन एज वेल। डायबिटीज के रिलेटेड भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं और हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया के रिलेटेड भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अच्छा, अब डायबिटीज को, अच्छा क्योंकि अभी हमारे कोर्स के अंदर नहीं है तो हम इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। डायबिटीज के मुतल्लक सिर्फ थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक तो ऑब्वियसली है कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। अब उसकी रीजंस क्या है। डायबिटीज दो किस्म की होती है, एक बोलती है टाइप 1 और दूसरी एक होती है जिसको हम कहते हैं टाइप 2, ठीक है। अच्छा, अब टाइप 1 में क्या होता है। टाइप 1 में आपका क्या होता है कि बॉडी एक्चुअली इंसुलिन पैदा ही नहीं कर पाती, इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं होती, ठीक है, नॉन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अच्छा, अब उसकी रीज़न क्या होती है। उसमें ये होता है कि सम टाइम आपका जो इम्यून सिस्टम है वो पेंक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनको वो किल कर देता है, या वो जेनेटिकली भी बाय बर्थ भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो बीटा सेल्स हैं पेंक्रियाज के अंदर वो आपके इंसुलिन पैदा करने के काबिल ही ना हो। तो ये तो है नॉन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। ये बात यहाँ तक जनाब क्लियर होगी। टाइप 2 क्या है, उसको हम बोलते हैं इन आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। मतलब इंसुलिन तो पैदा हो रही है लेकिन वो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही। जो आपकी बॉडी है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, तो दैट इज कॉल्ड टाइप 2। अच्छा, इसमें याद रखें कि टाइप 2 जो है इसकी प्रेवलेंस, मतलब इसके मरीज ज्यादा हैं, टाइप 2 के मरीज निस्बतन कम हैं। कहीं पे अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, बस इतना सा ही हमें डायबिटीज में पढ़ना है, क्योंकि डायबिटीज एज ओवरऑल हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जनाब कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक खत्म हो रहा है। मैं आज ये जो है, हम वैसे नॉर्मली अपना रेगुलर जो है लाइसेंस्ड वर्जन हम यूज़ करते हैं जूम का। आज मैं अपना एक बेसिक वर्जन जो है उससे ऑनलाइन हुआ था, तो हमारी ये अभी 40 मिनट्स की ही मीटिंग जो है वो इसमें चलेगी। इसके बाद क्लास एंड हो जाएगी, तो सिर्फ जो हमारे साथ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं आगे जो है वो लेक्चर कंटिन्यू करूँगा। जिन स्टूडेंट्स ने भी डेमो के अंदर पार्टिसिपेट किया उनको काइंडली ये बता दूं कि हमारी एक ये कोशिश होती है कि बच्चों को एटलीस्ट दे मस्ट गेट एन आइडिया
फीस, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है वो यूट्यूब हमारे चैनल से देख के या हमारी एक गुडविल की बेसिस पे उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। जिन बच्चों ने वैसे अभी डेमो लेक्चर अटेंड किया है, इफ़ दे वांट टू जॉइन द रेगुलर क्लास, तो उसमें हमारा ये नंबर है 0300121234 इस पे वो रब्ता कर सकते हैं। जो सेशन है इसकी, पूरे सेशन की 5 वीक्स का सेशन होता है। पूरे सेशन की, कंप्लीट सेशन की जो फ़ी है वो 8000 है और इसको हम ऑलमोस्ट 5 वीक्स में कवर करेंगे। नॉर्मली मैं ये कर रहा होता हूँ कि एट ए टाइम हम साइंस और एबिलिटी दोनों चला रहे होते हैं, घंटा साइंस पढ़ाते हैं, घंटा एबिलिटी पढ़ाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम ये करेंगे कि पहले हम साइंस ख़त्म कर लेंगे, फिर हम एबिलिटी ख़त्म करेंगे। तो ये जनाब हमारा इसके ऊपर, आपके कोई अभी साइंस का रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें काइंडली। तहसीलदार के हमारे, वो आप अलहदा से डिस्कशन कर सकते हैं। तहसीलदार का हमारा बड़ा बेहतरीन सेशन चल रहा है, ऑलरेडी वी हैव मोर देन 100 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन आवर तहसीलदार बैच। तो उसके मतलब क्या है, उसकी प्रेपरेशन जो है, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उसमें 3 टीचर्स पढ़ा रहे हैं हमारे पास। एक तो तनवीर रांझा साहब हैं जो कि जीके गुरु हैं, असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन साहब जो कि इंग्लिश के पहले लेक्चरर भी रह चुके हैं, वो पढ़ा रहे हैं, और साथ मियाँ शफीक, मैं खुद वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो कि कंप्यूटर और हम जनरल नॉलेज मतलब साइंस का जो पोर्शन है वो मैं करवाऊँगा। तो वो 2 मंथ का सेशन है। आज मंडे की हमारी लास्ट डेट थी, उसमें रजिस्ट्रेशन की जो सेकंड बैच जो था उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑलरेडी उसकी जो है वो पहले हमारा 100+ उसमें अलहमदुलिल्लाह ऑलरेडी पहले बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अच्छा जी, आपने 2 दफ़ा कोर्स किस चीज़ का ख़त्म किया है फजर हशमत? कॉन्फिडेंस तो देखें, ये तो एक इंडिविजुअल इशू है हर बंदे का। कॉन्फिडेंस तो आपकी, हर बंदे की अपनी विल पावर होती है। 100% परफेक्ट तैयारी तो कभी भी नहीं होती। अगर आप परफेक्ट तैयारी का वेट करेंगे तो वो कभी भी नहीं होनी। ठीक है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट प्रेपरेशन। अच्छा, ये मैंने ग्लव पहना हुआ है, ये वो राइटिंग पैड के लिए है। कुछ स्टूडेंट्स को फंस गया होता है कि जी ये क्या चीज़ है। तो जनाब परफेक्ट प्रेपरेशन कोई भी नहीं होती। खैर बरल जी, हमारा जो अभी क्या कहते हैं, कोई और क्वेश्चन साइंस के रिलेटेड मुझे तो बता दें। एनी अदर क्वेश्चन अबाउट साइंस, प्लीज लेट मी नो। एबिलिटी पोर्शन जनाब मैं ही पढ़ाऊंगा खुद, और पिछले तकरीबन साल से मैं इसी को करवा रहा हूँ, एबिलिटी पोर्शन को खुद ही करवा रहा हूँ। उसमें हम नॉर्मली तो यही करवाते हैं कि 1 घंटा मैं साइंस करवा रहा होता हूँ और 1 घंटा जो है वो एबिलिटी कर रहे होते हैं। लेकिन इस बैच के अंदर मैं साइंस को पहले करूंगा, फिर हम एबिलिटी को करेंगे। आप अलहदा से कोई एक सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, डी एस एंड एस इतना आफिया सलीम इतना डिटेल में नहीं जाते। डी एंड एस स्ट्रक्चर उनके पूछें। ठीक है, वो वेनस को बोलते हैं ओनली क्लॉकवाइज प्लैनेट। ठीक है, 45 मिनट फी है अगर आप सिर्फ एबिलिटी पोर्शन पढ़ना चाहेंगे तो। अच्छा जी, हमारी अभी ये क्लास मीटिंग एंड हो जाएगी। नेक्स्ट आपने कोई भी डिस्कशन करनी है, कुछ पूछना है, तो आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लीजिएगा। नंबर मैंने लिखा हुआ है 0300121234 5। सी यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।